हेलो दोस्तों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहला चैप्टर लेके आए हैं फिजिक्स का मापन। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीजरमेंट। मीजरमेंट का मतलब ही होता है मापन। मापन वह चीज़ होता है, वह एक इकाई है जिससे हम किसी भी वस्तु का नाप तौल करते हैं। जैसे वह कितना वजन है, कोई वस्तु कितनी लंबाई है, कितना क्षेत्रफल है, या कुछ भी हम जो मापते हैं वह हम मीजरमेंट के माध्यम से ही मापते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। मापन किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मापन जो है दो राशियों में है। पहले एक होती है मूल राशि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूल राशि को देखते हैं। मूल राशियाँ वे होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए, ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र है, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान। ठीक है, अब इन सब के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी देखिएगा आप, व्युत्पन्न राशि में हमें कैसे सहायता पड़ेगी दूसरी राशि की। व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं या उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे देखिए, क्षेत्रफल, आयतन, बल। अब जैसे देखिए, उसमें क्या था, लंबाई था। जैसे मान लीजिए लंबाई हुआ, इसके बाद अगर मान लीजिए हम गुणित चौड़ाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल होगा। तो इसमें दो राशियों का प्रयोग होगा ना, एक लंबाई एक चौड़ाई। इसीलिए इसे कहा जाता है व्युत्पन्न राशियाँ। और जो मूल राशियाँ हैं उसे किसी भी राशि की और अदर राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अगला चलते हैं, मात्रक। मात्रक किससे कहते हैं? राशियों को व्यक्त करने के लिए उसे निश्चित परिमाण को दिया गया नाम मात्रक कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मूल मात्रक देखते हैं। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हुआ। अब मीटर जो है, किसी अन्य मात्रक की इसमें ज़रूरत नहीं। अगर जैसे अभी आ जाएगा व्युत्पन्न मात्रक में, आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, अभी हमने पहले ही बताया था। जैसे इसमें मीटर स्क्वायर है ना, देखिए, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर मीटर स्क्वायर। इसमें क्या हुआ, देखिए, अगर मान लीजिए इसकी हम बीमा की बात करें तो इसमें हो जाएगा यल, और इसमें भी हो जाएगा यल, तो यानी यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, इसमें दो राशियाँ जो है मिल रही हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। जिसका भी मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, तो मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम मूल राशियाँ और उसके मात्रक और उसके प्रतीक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हर किसी परीक्षा में पूछा जाता है कि जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा। तो लंबाई का मात्रक आप देख रहे हैं क्या है, मीटर है। इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन है। विद्युत धारक का मात्रक क्या है, एम्पियर है। और ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडला है। पदार्थ की मात्रा क्या क्या है, इसे मोल में नापते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका प्रतीक जो है, मीटर का प्रतीक यम है, किलोग्राम का केजी जो आप सभी लोग जानते हैं, समय का सेकंड एस से प्रदर्शित करते हैं, और इधर है केल्विन तापमान का। इसके बाद एम्पियर जो है ए से, और कैंडला को सी डी से, और जो मोल है एम ओ एल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें और दो पूरक राशियाँ भी होती हैं, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि 7 मूल राशियाँ होती हैं और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। देखिए, पूरक राशियाँ में आपका देखिए, एक कोण हो जाएगा, एक घन कोण, जिसे हम लोग स्टेरेडियन में नापते हैं, और इसे रेडियन में नापते हैं एक, और इसे घन कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं। और इसका जो है RAD होता है, और इसका SR होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मापन की पद्धति। थोड़ा सा इसको किनारे कर लेते हैं, मापन की पद्धति। चलिए, मापन की पद्धति में देखिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जैसे देखिए, पहला आपका MKS पद्धति, दूसरा CGS पद्धति,
तीसरा है FPS पद्धति। एक आपका इसी में मिलेगा, अगला है SI पद्धति। ये 4 पद्धतियाँ हैं। सबसे पहले हम इनका जो है क्रम से फुल फॉर्म देख लेते हैं। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके बाद CGS का मतलब होता है, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड, यानी कि जो समय वाला जो मात्रक है सेकंड, ये तीनों में कॉमन है, सेकंड का सेकंड ही होगा। इसके बाद इसका है फुट पाउंड सेकंड, इसका है। इसके बाद एक और मात्रक है जो SI पद्धति में है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे देखिए दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब एक एक हम मात्रक को सबसे पहले देखते हैं क्रम से। पहला मात्रक है हमारा MKS पद्धति। MKS पद्धति को देखते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। और CGS में क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में मापा जाता है और समय का मात्रक सेकंड में। यह फ्रांस में प्रचलित था। अगला है FPS पद्धति। FPS पद्धति में, इस पद्धति में सेम वही जो बताएं पहले, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह ब्रिटेन में प्रचलित थी सबसे ज़्यादा। यह जो है SI पद्धति है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। इसमें 7 जो है मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं, जो अभी हम पहले जो है आप लोगों को 7 जो है मूल मात्रक और 2 जो है पूरक मात्रक अभी हम बताए हैं, वही चीज़ है। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, मात्रक। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, तो जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100, 1/100 मीटर हो जाएगा ना। इसे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। जब ये 100 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻²। ये जब ऊपर जाता है तो घात के रूप में माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है। इसके बाद 1 मिलीमीटर बराबर आप देख रहे हैं दिया है 10⁻³ मीटर, यानी कहने का मतलब 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। तभी ये जो 3 जीरो है ये वजह के माइनस में 3 घात में लगा है। ठीक है, इसके बाद अगला है 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। ठीक है, इसके बाद 1 नैनोमीटर बराबर दिया है 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर दिया है 10⁻10 मीटर और 1 किलोमीटर बराबर दिया है 10⁻30 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखें यहाँ पे 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे आपको दिखेगा मीटर नहीं तो किलोमीटर दिखेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 10⁻15 है, यहाँ पे 15 ना होकर 10⁻13 हो जाएगा। ठीक है, वो आप जो 13 नहीं वो 12 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 जाके घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/10⁻³ है, 10⁻3 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे जब घटेगा तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला दिया है 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इसमें जो 3.26 प्रकाश वर्ष से क्या करेंगे, 1 प्रकाश वर्ष में गुणा करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 है, तो जब इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3.084 × 10⁻16 मीटर। अगर हम 10⁻15 मीटर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30.84 × 10⁻15 मीटर। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो फिर वही 3 जो है इसमें माइनस हो जाएगा, तो 30.84 × 10⁻12 हो जाएगा। अगर इसको हम 3.084 के रूप में देखें तो 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई या मात्रक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है,
अगला 1 मील बराबर 1609 मीटर होता है और 1 गज बराबर 3 फुट या 2.98 फुट होता है, जिसे हम लगभग 3 फुट भी कह सकते हैं। 1 फुट बराबर 3.48 सेंटीमीटर होता है। अब इधर दिया है द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान के मात्रक में दिया है जो आप सभी लोग जानते हैं, 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। जब यह ऊपर जाएगा तो माइनस की घात 3 में हो जाएगी। ठीक है, अगला है 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी और 1 टन बराबर होता है 1000 केजी और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल या 1 टन या 1000 किलोग्राम। ठीक है, और 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 किलोग्राम या आधा किलोग्राम से थोड़ा सा कम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समय के मात्रक इसमें दिया है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन आपका जब एक लीप ईयर आ जाता है तो वहाँ पे आपका 366 दिन हो जाता है। ठीक है, फिर एक दिन में आपका 24 घंटा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, 1 नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होता है और 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻6 सेकंड होता है और 1 मिली सेकंड में 10⁻³ मिली सेकंड होता है। ठीक है, अब ये समय वाला हो गया। ये सब देखिए याद करने वाली बातें हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रक, जैसे देखिए क्षेत्रफल जो है किससे मिलकर बना है, मीटर गुणे मीटर से मिलकर बना है, इसलिए इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब होगा और चाल का क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा और त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। बल का क्या होगा, मीटर पर सेकंड नहीं, इसका हो जाएगा न्यूटन। और दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। अगला है कार्य या ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है वाट और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। और एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा था परीक्षा में, तो इसको हम जो है आपको दिखा दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया। जिसमें पूछा गया था एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन मीटर एवं घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सेम केवल यह जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप जो है यह मात्रक जानते हैं कि नहीं, घन सेंटीमीटर में बदलना लीटर को। ठीक है, तो देखिए 12 लीटर बराबर 12 गुणे 10⁻³ घन मीटर यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे क्यूब लगाए हैं ना, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.012 घन मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 0.012 गुणे इसमें जो है इतने हम इतने जीरो से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है 1 लीटर बराबर 10⁻³ घन मीटर और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है मापन में प्रयुक्त उपकरण। मापन में प्रयुक्त उपकरण, अब जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थर्मामीटर है जिसके बारे में पूछता है, फिर इसके बाद रेन गेज है का, फिर वर्नियर कैलिपर्स है। सबसे पहले हम लोग थर्मामीटर को देख सकते हैं। जैसे आपको जो है पूछेगा पेपर में थर्मामीटर के बारे में, ठीक है, तो आप जो इसमें से 4-5 लाइन कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे आप लिख दीजिएगा सबसे पहले इसका आविष्कारक गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर तापमान मापने का एक उपकरण है या किसी वस्तु की उष्णता या ताप की विश्वसनीय माप के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें तापमान को सेल्सियस, केल्विन व फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, ऐसे इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर और थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे तो और अच्छी बात है। चलिए, यह लंबी बारीक कांच की एक समान व्यास की नली होती है। अब कैसे मतलब वो होता है इसके बारे में बता रहा है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। नली में पतली चमकीली धारा रेखी जैसा होता है। जैसे उसमें जब जो पारा होता है उसमें रेखा फिर बना रहता है, तो जब जितना पारा चढ़ता है उतना मान लिया जाता है कि इतना सेल्सियस तापमान हुआ। ठीक है, इसके बाद इसे डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान
35 से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है, यह क्या है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान माप सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें केवल मानव शरीर का तापमान मापा जाता है, ना कि पानी का तापमान। केवल मानव शरीर का तापमान यह मापता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हीट जो है टेम्परेचर जो है एक्सेप्ट कर नहीं पाता। केवल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का ही तापमान बताता है। जो जैसे बुखार में मानव शरीर का तापमान लगभग इतना ही रहता है, 35 से 42 के बीच में ही। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो है वास्तव में 36.9 होता है। आपको कहीं कहीं पे 37 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा, तो वो भी सही है लगभग में, लेकिन वास्तव में 36.9 है। ठीक है, इसके बाद फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग थर्मामीटर और दूसरा होता है डिजिटल थर्मामीटर। एनालॉग थर्मामीटर में क्या होता है, जैसे जो डॉक्टर जो होते हैं कहते हैं कि जीभ में लगाने के लिए या जो है बाजू के नीचे दबाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जो पारा लगा होता है वही जो एनालॉग होता है, और जो डिजिटल वाला होता है उसमें डिजिटली जैसे नंबर हम लोग नहीं लिखते हैं उस तरह का नंबर उसमें चलता है, लेकिन एनालॉग वाले में नंबर नहीं बल्कि वो पारा चढ़ता है जितना तापमान रहता है शरीर का। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आपका वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या होता है, यह एक साधारण पैमाने से 1 mm अथवा 0.1 सेंटीमीटर तक की दूरी यथार्थपूर्वक मापता है। इससे भी सूक्ष्म दूरी को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग जैसे बहुत सूक्ष्मतम जो दूरी होती है, जैसे 0.2 अंक तक का ये दूरी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा, तब भी ये यथार्थतापूर्वक मतलब शुद्ध माप लेगा। ठीक है, इसका देखिए चित्र भी हम बना दिए हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे हम यहाँ पे फंसा लेंगे, जैसे कुछ भी है यहाँ पे फंसा लेंगे, जितनी दूर जितना यह मोटा रहेगा, जितना व्यास रहेगा, किसी गोले का व्यास अगर रहेगा तो इसमें जो है हम फंसा लेंगे। इसमें जब फंसा लेंगे तो यहाँ से जो है यह जो है पेंच है उसको ढीला करके इधर उधर सरकाएंगे आगे पीछे, तो यहाँ पे बताएगा कितना सेंटीमीटर ये इसका व्यास है या कितना मिलीमीटर या जितना भी वो इसमें मात्रक में जो रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो बाहरी जबड़ा होता है वो उसको दबाता है, और यहाँ पे ऊपर उसके होता है जो यहाँ पर ये आंतरिक जबड़ा होता है, और यहाँ पे स्केल लगा रहता है जहाँ पे हम लोग जो गणना करते हैं यहाँ पर कि कितना जो है मिलीमीटर ये है, और यहाँ से पेंच है जो आगे पीछे करके हम लोग मापते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगले पर। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके बारे में और देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की रचना फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने की थी। इसकी जो है सबसे पहले इसकी रचना जो इसका प्रयोग जो है पियरे वर्नियर ने ही किया था। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी बेलन या छड़ का व्यास आदि दशमलव के दूसरे अंक तक मापा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या आता है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। किसी यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी राशि है जिसे यंत्र यथार्थतापूर्वक माप सकता है। जैसे अल्पतमांक का मतलब ये होता है वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें वो जैसे 0.01 mm बिल्कुल एकदम स्पष्ट सही बिल्कुल माप सके, वही अल्पतमांक होता है। ठीक है, सही बिल्कुल मापना ही छोटा छोटा, वही अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रेन गेज देखते हैं। हम लोग रेन गेज तो जानते ही हैं, ये किसमें प्रयोग होता है, बरसात के मौसम में बरसात मापने के लिए। तो वर्षा के पानी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे वर्षा मापी यंत्र या रेन गेज कहते हैं। इसे बनाने के लिए एक चौड़े मुख का बर्तन पारदर्शी लेते हैं जिसमें स्केल का पैमाना बना होता है। उस पर एक कीप रखकर खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। उसमें एकत्रित पानी जितना मात्रा तक भरा रहेगा वही उस मात्रा तक का क्या होगा, पानी बरसा रहेगा। कहने का मतलब उतना सेंटीमीटर तक बारिश हुई रहेगी। इसके बाद इसे घर पर भी बना सकते हैं। एक प्लास्टिक का डिब्बा कीप और फिट की आवश्यकता होगी इसे बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए हम बना के आप लोगों को चित्र भी दिखा दे रहे हैं।
यहाँ पे देखिए एक ऐसे तरह कीप लगी है, कीप, और इसमें देखिए स्केल का एक लगा है पैमाना। इसमें कीप लगाने के बाद इसमें से जो बारिश होती है, ये सब बारिश होगी तो यहाँ पे आके बारिश क्या होती है, इकट्ठा होती है। तो जितना बारिश इकट्ठा होगी, जितने ऊपर तक जाएगा, जैसे 40 तक जाएगा तो 40 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी, 60 तक जाएगा 60 वर्षा हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग जो है वर्षा नापते हैं कि कितनी सेंटीमीटर बरसात हुई है, और इसे खुले आसमान में रखें ताकि बरसात का जो है कुछ मतलब जैसे रुके ना, सीधे सीधे इसमें कीप में बरसात की बूंदें गिरें। चलिए अब चलते हैं मापन में प्रयुक्त अन्य उपकरण। कुछ उपकरण हैं जैसे अमीटर। अमीटर क्या है, विद्युत धारा का मापक है, ठीक है। और वोल्ट मीटर किसका मापक है, विभवांतर का मापक है। और बैरोमीटर से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के मापने में प्रयोग किया जाता है। और ऑडियोमीटर में क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में प्रयोग होता है। और हाइड्रोमीटर, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, इस दोनों में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए यहाँ प्रयोग होता है, और किसी द्रव की आपेक्षिक घनत्व। अब देखिए हाइग्रोमीटर में क्या है, इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता है, और हाइड्रोमीटर में क्या है, आपेक्षिक घनत्व। ये दोनों पॉइंट जो है याद रखना, ये पेपर में पूछता है और लोग बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है फायदोमीटर। फायदोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई मापा जाता है। और सीस्मोग्राफ से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं वे हैं, विद्युत मोटर किसी भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब क्या होता है, जो विद्युत मोटर जो लगा होता है वो विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो सौर सेल है ये क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग देखेंगे जो सोलर लोग घर के ऊपर जो लगाए रहते हैं वो क्या होता है, सूर्य से रोशनी लेकर क्या करता है, करंट में पहुंचा देता है, हम लोगों को देता है। इसके बाद रिएक्टर फायर क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलता है। जैसे हम लोगों के घर में जो करंट आता है वो एसी आता है उसमें, लेकिन रिएक्टर जब लगाएंगे उसके सामने उसके बोर्ड में तो इसके बाद जो करंट देगा वो डीसी में बदल के देगा, ठीक है। इसके बाद अगला है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप सभी लोग जनरेटर देखते हैं तो जनरेटर क्या है, ये भी एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे हम लोग डायनेमो भी कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ये वाला चैप्टर मेजरमेंट वाला कंप्लीट हुआ। और इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जो है जाके जुड़ जाइए, इनकार्नेशन क्लासेस के नाम से स्मॉल लेटर में सर्च करिएगा, वहीं पर हम सारी पीडीएफ डालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए और लोगों के पास भेजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।